शहर के एक पुराने मोहल्ले में पुरानी तर्ज का एक मकान खड़ा था। मकान में पुरानी ईंटों की खुशबू और सहन में लगे नीम के दरख्त की ठंडी छांव थी। ये मकान अहमद साहब का था, जो अपनी बीवी आलिया और 3 बच्चों के साथ वहाँ रहते थे। अहमद साहब एक बावकार शख्सियत के मालिक थे, दीनी रुझान रखने वाले और दूसरों की मदद करने वाले। उनके बड़े बेटे फराज की उम्र 22 साल थी। फराज यूनिवर्सिटी में पढ़ता और साथ साथ एक छोटा सा कारोबार भी संभालता था। दूसरा बेटा हमजा 16 साल का था, जरा जिद्दी और नासमझ, जबकि सबसे छोटी बेटी हिना 12 साल की थी, जो कि मासूम और बहुत प्यारी सी थी और सबकी आंखों का तारा थी। जिंदगी खामोश और पुरसुकून थी, लेकिन इस मकान के चारों ओर ऐसी खामोशियां बसी थी जो आने वाले वक्त में राज बनकर सामने आने वाली थी। एक रात सब लोग सहन में बैठे खाना खा रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फराज उठकर दरवाजे की तरफ गया। फराज ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था, लंबा सकत, चेहरे पर थकन और आंखों में नमी। इसने पूछा, क्या ये अहमद साहब का घर है? फराज ने इस बात में सर हिलाया तो इसने पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? फराज ने इसे अंदर आने की इजाजत देते हुए दरवाजा बंद कर दिया। उसने अहमद साहब से कहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अहमद साहब चौंक गए। इन्होंने गौर से इस अजनबी को देखा और पूछा, बेटा आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? इसने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा नाम इमरान है और मेरे वालिद का नाम यूसुफ खान था। ये सुनते ही अहमद साहब के हाथ से चाय का कप छूट गया और आलिया ने घबराकर कहा, यूसुफ खान? उनका नाम सुनते ही फजा में संजीदगी छा गई थी। यूसुफ साहब दरअसल अहमद साहब के बचपन के दोस्त थे, लेकिन कुछ साल पहले बगैर किसी इत्तला के इस शहर को छोड़कर चले गए थे। किसी को कुछ भी इल्म न था कि वो कहाँ गए, यहाँ तक कि अब उनका जिक्र भी वक्त के साथ साथ मिटने लगा था। अब अचानक उनका बेटा सामने आ खड़ा हुआ था। आलिया ने धीरे से अहमद साहब से कहा, ये बच्चा सच कह रहा है या नहीं? क्या बता किसी ने कहानी घड़कर भेजी हो? फराज भी शुकूक में पड़ गया। हमजा तजस्सुस से सब देख रहा था, जबकि हिना खामोश बैठी थी। अहमद साहब ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? इमरान की आंखों में एकदम नमी छा गई। उसने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सब सकते में रह गए। अभी तो सबने सोचा भी ना था कि इस आने वाले मेहमान के साथ कितने राज जुड़े हैं। अहमद साहब ने इमरान से कहा, बेटा ये तुम्हारा ही घर है, अब आराम करो, कल सुबह तफसील से बात करेंगे। आलिया के दिल में बेचैनी सी फैल गई थी। वो जानती थी कि यूसुफ खान के माजी में कुछ ऐसा है जिसने कई साल पहले अहमद साहब को हिला कर रख दिया था। अगली सुबह जब सब नाश्ते पर मौजूद थे, इमरान के चेहरे पर नींद की कमी और गम के आसार नुमाया थे। अहमद साहब ने कहा, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, लेकिन तुम्हारे वालिद को क्या हुआ था और उन्होंने क्यों कोई खबर न दी? इमरान ने लरसती हुई आवाज में कहा, ये राज सुनना आपके लिए आसान न होगा, लेकिन अब मैं इस राज के साथ मजीद नहीं जी सकता। इसने कहा, मेरे वालिद पर बरसों पहले एक झूठा इल्जाम लगाया गया था और इन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए इस शहर को छोड़ना पड़ा था। झूठा इल्जाम? किस किस्म का इल्जाम? इमरान ने सर झुकाकर कहा, इन पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो अपने ही दोस्तों के साथ खयानत कर रहे हैं। दरअसल इन पर कुछ पैसों की चोरी का इल्जाम था, हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। आलिया ने बेचैनी से अहमद साहब की तरफ देखा, जिनका चेहरा जर्द पड़ गया था। अहमद साहब अचानक ही माजी की यादों में खो गए। हकीकत ये थी कि उस वक्त यूसुफ साहब को एक चाल में फंसाया गया था। उनके दुश्मनों ने जानबूझकर उनके दोस्तों में बदएतमादी पैदा कर दी थी। अहमद साहब जो इनके सबसे करीबी दोस्त थे, इनके दिल में भी शक डाल दिया गया था और यही वो लम्हा था जब दोस्ती टूट गई थी। यूसुफ साहब खामोशी से शहर छोड़कर चले गए। इन्होंने कभी कोई सफाई न दी और अहमद साहब ने भी कभी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। अब बरसों बाद उनका बेटा आया था, जो अपने वालिद की हकीकत को सामने लाना चाहता था। इमरान ने कहा, अब्बा जान ने अपनी जिंदगी हमेशा गुर्बत और परेशानी में गुजारी, लेकिन इन्होंने कहा कि सच हमेशा सामने आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मदद दें। फराज ने कहा, लेकिन हमें कैसे पता कि ये सच है या नहीं? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इमरान ने एक खत निकाला जिसमें धुंधले अल्फाज में लिखा हुआ था, अहमद मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन बस मसला ये था कि मैं अपनी सच्चाई को साबित नहीं कर सका। अगर मेरा बेटा तुम्हारे पास आए तो उस पर यकीन करना, वो सच्चा है। ये खत सुनकर अहमद साहब हैरान रह गए। उन्होंने सर पकड़ लिया और कहा, या अल्लाह, मैंने शक की बुनियाद पर अपने दोस्त को खो दिया। अभी सब ये सोच ही रहे थे कि मोहल्ले में एक वाक़या रौनुमा हुआ। किसी ने अहमद साहब के घर के दरवाजे पर एक पर्ची फेंकी जिस पर लिखा था कि सच जानने की कोशिश न करो वरना नुकसान होगा। ये देखकर सब चौंक गए। किसको पता था कि बरसों पुराने राज आज भी जिंदा हैं। फराज ने तय किया कि वह मामले की तह तक पहुंचेगा। इसने इमरान के साथ मिलकर पुराने कागजात और रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिए। उस दौरान इन्हें पता चला कि वही शख्स जिसने यूसुफ खान पर झूठा इल्जाम लगाया था अब एक बहुत बड़ा ताजिर है, जिसका नाम कासिम था। फराज और इमरान ने इसके बारे में मालूम किया तो पता चला कि कासिम एक बहुत बड़ा ताजिर है, लेकिन लोग इसी किरदार के बारे में शुकूक रखते हैं।
ایک دن فراز نے ہمت کر کے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے دفتر پہنچا اور کہا، ہمیں آپ سے یوسف خان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ قاسم نے چونک کر کہا، یہ نام تمہیں کس نے بتایا ہے اور تم کون ہو؟ فراز نے کہا، ان کا بیٹا واپس آ گیا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ یوسف خان پر جھوٹا الزام کیوں لگایا گیا۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، بیٹا، جوانی میں لوگ اکثر غلطیاں کرتے ہیں۔ یوسف خان نے بھی کچھ ایسی غلطیاں کی تھی، اب پرانی باتوں کو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ فراز کو اس کے لہجے میں جھوٹ کی آمیزش صاف نظر آ رہی تھی۔ چند دن بعد احمد صاحب کے دروازے پر پھر کسی نے پرچی پھینکی جس پر لکھا تھا، باز آ جاؤ ورنہ نقصان تمہارے بچوں کو ہوگا۔ اب بات خطرناک رخ اختیار کر چکی تھی۔ عالیہ نے ڈر کر کہا، برائے کرم یہ بات یہیں پر ختم کر دیں، ہمیں ہمارے بچوں کی جان سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ لیکن احمد صاحب نے کہا، یہ معاملہ صرف میرا نہیں بلکہ یہ بے گناہ کی عزت کا معاملہ ہے۔ کچھ دن بعد فراز کی ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی جس نے چونکتے ہوئے کہا، میں اس دن کا چشمدید گواہ ہوں جب یوسف خان پر الزام لگایا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اصل قصوروار قاسم تھا۔ بوڑھے شخص نے کچھ ثبوت بھی دیے جن میں پرانے دستاویز اور رسیدیں شامل تھیں۔ یہ ثبوت دیکھ کر احمد صاحب اور فراز چونک اٹھے۔ انہوں نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ سچ سب کے سامنے آئے۔ انہوں نے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو بلایا اور سب محلے داروں کو جمع کیا۔ اس اجتماع میں احمد صاحب نے سب کو حقیقت سنائی، ثبوت پیش کیے اور یوسف خان کا نام صاف کر دیا۔ یہ سن کر سب محلے دار حیران رہ گئے کیونکہ برسوں سے وہ ایک غلط فہمی پر یقین کر رہے تھے۔ جب یہ خبر قاسم تک پہنچی تو وہ بوکھلا گیا۔ اس کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دن بعد وہ خود ہی مسجد میں پہنچا اور اپنی غلطی کا سب کے سامنے اعتراف کر کے معافی مانگی۔ فراز نے عمران کو مشورہ دیا کہ ہم اس کو پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیتے ہیں، اس نے گناہ کا کام کیا تھا، لیکن عمران نے کہا کہ میں اپنے ابا کی خاطر اس کو معاف کرتا ہوں۔ سب کو عمران کی رحمدلی بہت پسند آئی۔ احمد صاحب اور عالیہ نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح اپنا لیا۔ فراز، حنا اور حمزہ بھی اس کو بھائی کی طرح سمجھنے لگے تھے۔ یوں برسوں پرانے زخم بھر گئے اور ایک بے گناہ کی عزت دوبارہ اجاگر ہو گئی۔ شک ہمیشہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے اور سچائی کبھی نہ کبھی سامنے آ کر رہتی ہے۔ جو لوگ دنیا کے لالچ میں ظلم کرتے ہیں تو سچائی ایک نہ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔